आगे सभी बैठ गए। अच्छा, कल क्या किया था? कल क्या किया था? चलो एक बार मैं इतने आप रिवाइज़ करो। टाइम देखने के लिए घड़ी बांध लेता हूँ। चलो करो, रिवाइज़ करो जल्दी से। अभी मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ 2 मिनट में। हाँ जी, नमस्कार सभी को। वैसे तो अपने राजस्थान का वो भारत का पॉलिटिकल चल रहा है, स्पेशल सीएटी को टारगेट लेके चल रहे हैं। अपने सीएटी आर और ईओ को, इसको टारगेट लेके चल रहे हैं। और अपने शुरू कर दिया क्या? संविधान सभा कर ली, क्लास में कर ली थी। और प्रस्तावना मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था। तो प्रस्तावना और यूट्यूब वालों, आपको भी नमस्कार। आप ही हमारे परिवार के सदस्य हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करो। और मैं देख लेता हूँ अभी लाइव कितने हैं। अच्छा, जल्दी जोड़ो भाई, जोड़ो और जोड़ो। अरे जोड़ो यार, क्या करते हो इसे? जोड़ दो, एक आधे को जोड़ दो। अरे सभी एक एक को जोड़ो, रिक्वेस्ट है। लाइक करो, सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया आपने, लाइक करो वीडियो को। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करो। एक एक ग्रुप में शेयर करो, फिर पढ़ाना शुरू करते हैं। अच्छा, शेयर करो जल्दी से जल्दी। अरे अपने वाले काम नहीं करते। अरे करो करो करो। अच्छा चलो, तो संविधान सभा को मैं थोड़ा सा उसको प्रस्तावना को रिवाइज करवा देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, लास्ट की तारीख 26 नवंबर 1949 अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित। एक संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी व अखंडता शब्द जोड़े गए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो आगे चलते हैं। कुछ विवाद। एन के पालकीवाला ने न से पालकीवाला न से परिचय पत्र। पालकीवाला ने क्या बोला था? पालकीवाला ने परिचय पत्र कहा था। पालकीवाला पैसे, पालकीवाला पैसे, परिचय पत्र कहने वाला कौन था? पालकीवाला था। अच्छा, उसके बाद बाजू पे तो क्या होता है? बाजू पे तो भार्गव, भार्गव ठाकुरदास भार्गव ने क्या बोला था? आभूषण कहा था। और जस्ट इसके बाद चले थे तो कुछ और देखे थे। के एम मुंशी तो जन्म कुंडली पर भविष्य बताने वाला था। उसके बाद में पढ़ा था कृष्ण स्वामी अय्यर, ठाकुर कृष्ण स्वामी अय्यर आए थे। क्या आए थे? सपने, सपनों का, दीर्घकालिक सपनों का विचार करने वाला कृष्ण स्वामी अय्यर था। यहाँ तक बेसिक्स था, पढ़ा था अर्नेस्ट बार्कर ने कुंजी पुटल का। चलो अभी नया टॉपिक शुरू करते हैं अपने। और आपको बोल रहा हूँ, अपने क्लासरूम से लाइव जुड़े हुए सभी को कॉपी पेन खोलो। भारत का पॉलिटिकल का जो नया टॉपिक कर रहे हैं, उस टॉपिक का जो नया टॉपिक कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है अपना राष्ट्रीय प्रतीक। पॉलिटिकल में इंक्लूड किया जाता है, तो अपने कह रहेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के नाम से नया टॉपिक करेंगे। तो उसको लेके चलते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक ज्यादा नहीं, आधा घंटा का क्लास है, आधे घंटे की क्लास में कवर कर लेंगे। 30 मिनट की क्लास उसमें कवर कर लेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक शेयर तो करो। अरे आप भी कर दो यार, एक आधे बैठे 2 मिनट करो करो। मैं इतनी क्लास शुरू करता हूँ तो आप भी एक आधी क्लास को एक आधे ग्रुप में शेयर करो जल्दी से। आप भी करो, रिक्वेस्ट है। ऐसे प्लाट मार मार के बैठे हो तो शेयर तो कर दो एक आधे में। कर दिया? चले। अच्छा देख लेता हूँ मैं 2 मिनट। ठीक है, चलते हैं अभी। चलो, टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय प्रतीक। और सागे सागे उतार लियो सारा। अच्छा, साथ साथ उतार लेना। अच्छा बागड़ी, ठीक है, बागड़ी में आने दो। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक बोलते सर, बागड़ी में आने दो। टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय प्रतीक। कौन से प्रतीक? राष्ट्रीय प्रतीक। कौन से प्रतीक? राष्ट्रीय प्रतीक। पॉलिटिकल में इंक्लूड किया जाता है। सीएटी के एग्जाम में यहाँ से आने के प्रश्न की पूरी संभावना रहती है। वो टॉपिक लेके चले, बड़े मजे से याद करेंगे, बहुत अच्छे से याद करेंगे। तो आप भी मेरा साथ देना और मैं भी आपको याद करवाते हुए चलूंगा, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक में जो सबसे पहले अपने लेके चलेंगे, वो अपने को किसको लेके चलेंगे? राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या, उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आपसे मैं विशेष अनुरोध करता हूँ, और आप सभी से, आप कोई बार मंगल ग्रह से नहीं उतरे हुए यहाँ पे, और स्पेशल आपको मैं पर्चियों पे लिख के दूंगा भी ये कर लेना।
तो आपको भी साथ पे सुन लेना। इस पे सभी पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और जैसे मैं उतार रहा हूँ सागे सागे उतार लियो, ठीक है। साथ साथ में उसको नोट कर लेना और बीच में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, तो आप भी जो समझ नहीं है मेरे से पूछना और आप भी मेरे को जो समझ नहीं है मेरे से पूछना और क्लास में अपने डिस्कस वैसे कर लेंगे, कोई अपने को टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग लगाना राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक लिखकर राष्ट्रीय ध्वज के नाम से टॉप पर्सन हेडिंग लगाना। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है भारत का? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है जिसका नाम है तिरंगा। 3 रंग से रंगा हुआ तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा? तिरंगा। मेरे रंग दे बसंती चोला, अच्छा मेरे को वो देश प्रेमी वाली भावनी ज्यादा है थोड़ी सी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा? तिरंगा, जिसके अंदर 3 रंग होते हैं, जिसके अंदर 3 मेजर कलर्स होते हैं, 3 कलर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? अगर मैं उत्तर से दक्षिण की बात करूं, इस प्रकार मैं तिरंगा की बात करूं, तो साथ साथ समझना और साथ साथ नोट कर लेना। इस प्रकार मैं तिरंगा की बात करूं तो तिरंगा का जो अनुपात होता है, तिरंगा का अनुपात यहां पे लिख लेना। तिरंगा का अनुपात 3:2 होता है। तिरंगा का अनुपात 3:2 होता है। ऐसे मान के चलना 3 फुट होता है तो ऐसे ये 2 फुट होता है, ऐसे ये 2 फुट होता है और ऐसे ये 3 फुट होता है। 3:2 के अनुपात में तिरंगा होता है। तिरंगा 3 रंगों से बना होता है जिसका अनुपात 3:2 होता है। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा? तिरंगा। इसमें मेजर 3 कलर्स होते हैं। मेजर कितने? ऊपर वाला जो कलर होगा उसका नाम है केसरिया, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया, सफेद व हरा। अब केसरिया जो कलर होता है, केसरिया कलर वीरता व साहस का प्रतीक होता है। वीरता व साहस का प्रतीक होता है। केसरिया कलर वीरता व साहस का प्रतीक होता है। कौन सी ता और कौन सा सा? वीरता व साहस का प्रतीक होता है। कौन सा कलर? केसरिया कलर। केसरिया जो अपने पहन लेते हैं, जो राजा महाराजा युद्ध किया करते थे तो केसरिया पहन के जाया करते थे, उसी को बोला गया वीरता और उसका साहस का प्रतीक बताने वाला कलर कौन सा? केसरिया। आया समझ में? आपको भी समझ आ रहा है तो वीडियो को एक बार प्लीज लाइक कर दो। फिर अच्छा सा एक गाना सुनाऊंगा आपको मैं। सफेद, सफेद कलर को शांति का प्रतीक माना जाता है। कौन सा प्रतीक माना जाता है? शांति का प्रतीक। शांति किसी महिला का नाम नहीं है, कोई शांति की महिला का नाम नहीं है। कोई बोल दो सर शांति, शांति कोई महिला का नाम नहीं है। केसरिया सफेद रंग को शांति का प्रतीक कहा जाता है। केसरिया को वीरता व साहस का प्रतीक कहा जाता है। बच्चा हरा कलर जो कि हरा कलर अपने को, जो ग्रीन अपनी भूमि होती है, जो उर्वर भूमि होती है, उर्वरकता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। उर्वरकता और वह पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। उर्वरकता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, अनुपात 3:2, 3 कलर केसरिया, सफेद, हरा। वीरता व साहस का प्रतीक, शांति का प्रतीक हरा, उर्वरकता का प्रतीक 3:2 में इसके अंदर होता है। कलर, रंग केसरिया, सफेद और केसरिया, सफेद और हरा। और इसके मध्य में एक चक्र बना होता है। जो चक्र जो मध्य में बना होता है इसका कलर नीला होता है। इस नीले चक्र के अंदर 24 तिल्लियां होती है। कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां होती है। नीले चक्र के अंदर 24 तिल्लियां होती है। कितनी तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां होती है। उसके बाद में बता दूं, जो राष्ट्रीय अपना ध्वज था, राष्ट्रीय ध्वज तो संविधान सभा के द्वारा कब इसको अपना लिया गया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा किसको अपना लिया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। आया समझ में? आ गया समझ में?
नहीं आया, अरे नहीं आया, मानो नहीं आया, नहीं आया, अरे मजाक करा था, आ गया होगा, क्या ऐसे मजे लग गए रे आप तो। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज आपको बता दिया नीला 24 तिलियां होती है और संविधान सभा के द्वारा इसको 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया। ये अपना कौन सा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा। 3 कलर इसके अंदर होते हैं, 3 रंगा, 3:2 में इसका अनुपात होता है, केसरिया, हरा और सफेद, केसरिया, सफेद, हरा। मध्य में चक्कर होता है जिसमें 24 तिलियां होती है और 24 तिलियां जिसका कलर नीला होता है। और इसी को अपने क्या कब अपना लिया गया, 22 जुलाई 1947 को इसको अपना लिया गया था। इट्स ओके, आगे समझ में? ओके। देना हो तो दीजिएगा जन्म जन्म का सान, देना हो तो दीजिएगा जन्म जन्म। अच्छा, उतार लिया। सुनाऊं अभी गाने आपको, पंजाबी गाने आने दो आपको पंजाबी गाने। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रतीक पढ़ रहे हैं, अभी प्रतीक पढ़ के आए थे राष्ट्रीय ध्वज। अगला जो प्रतीक पढ़ रहे हैं उस प्रतीक का नाम है राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। हेडिंग लगा लेना, राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक, जो मौर्य शासक अशोक था उसके सारनाथ अभिलेख से उठाया गया था। मौर्य शासक जो अशोक था अपना, मौर्य शासक अशोक के सारनाथ अभिलेख से उसको उठाया गया था। कौन से अभिलेख से? सारनाथ अभिलेख से। कौन से शासक का था? अशोक। जो अपने पढ़ते देखते हैं, जैसे 1 रुपए वाला जो पहले प्राचीन समय 1 रुपए का सिक्का चलता था, उस सिक्के का बैक साइड में, एक साइड में तो 1 रुपया लिखा होता था और बैक साइड में एक सामने शेर देख रहे हैं, 2 इस साइड में देख रहे हैं और एक पीछे भी है, वो अपने को दिखाई नहीं देता। तो 4 शेरों वाला जो प्रतीक है वो भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो आरपीएससी प्रतीक मानती है, जो आइए यूपीएससी जिसको प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार सा बना होता है, जैसे एक शेर तो यहाँ पे होता है इस प्रकार, और एक शेर यहाँ पे होता है इस प्रकार, और एक शेर इसके बैक साइड, मतलब 4 प्रकार के शेर इसके बने होते हैं। दोनों 2 इस साइड में देख रहे हैं, एक आगे देख रहे हैं और एक पीछे देख रहे हैं। उसी को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहा जाता है, जो कि मौर्य शासक अशोक से सारनाथ से लिया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ अभिलेख से लिया गया, ठीक है। 4 सिंह होते हैं इसके अंदर। कितने सिंह होते हैं? 4 शेर होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसके नीचे हाथी, घोड़ा और सांड का चित्र बना होता है। हाथी, घोड़ा और सांड का चित्र बना होता है। और इसे कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अपना लिया गया। 2 मौर्य शासक अशोक के सारनाथ अभिलेख से लिया गया था, जिसका मुख्य रूप से 4 शेर होते हैं। कितने शेर होते हैं? 4 शेर होते हैं। 2 इस साइड देखते हैं, एक अप की और एक डाउन की तरफ देखते हैं, एक आगे और एक पीछे की तरफ देखता है। वो अपने कौन सा था? मौर्य शासक अशोक का क्या था? राष्ट्रीय प्रतीक था। 26 जनवरी 1950 को इसको अपना लिया गया। और जो अपने यूज करते हैं सत्यमेव जयते, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, ये बोलते हैं ना, तेरी कसम लगे कभी झूठ नहीं बोलता। वो बोलते हैं सत्यमेव जयते, ऐसे बोलते हैं सत्यमेव जयते, तेरी कसम, कभी झूठ नहीं बोलता, तेरी कसम खाना नहीं खाया मैंने, ऐसे बोलते कभी कभार। सत्यमेव जयते, अरे मारने वाले सबसे ज्यादा यही होते हैं, प्रेमी जोड़े सबसे ज्यादा मारते हैं एक दूसरे को। मजाक कर रहा हूँ, नहीं मारते। अच्छा, वाले नहीं मारते होंगे, मजाक कर रहा हूँ।
सत्यमेव जयते का जो अपने को शब्द मिलता है, सत्यमेव जयते, जो मौर्य शासक अशोक का जो सारनाथ अभिलेख मिलता है उसके नीचे नीचे लिखा हुआ मिलता है कौन सा शब्द, सत्यमेव जयते। इसी सारनाथ अभिलेख पे, सारनाथ अभिलेख जो अपने को सारनाथ अभिलेख मिलता है, सारनाथ अभिलेख, इसी के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ मिलता है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते इसके ऊपर लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट चलते, उतार लिया होगा, ठीक है उतार लो 2 मिनट। नेक्स्ट अभी चलते हैं, राष्ट्रीय ध्वज देख लिया, राष्ट्रीय अपने ध्वज देख लिया, राष्ट्रीय चिन्ह देख लिया, बात आती है राष्ट्रीय गान की। कौन से गान की, राष्ट्रीय गान की, कौन से गान की, राष्ट्रीय गान की। कौन से गान की, और जल्दी से वीडियो को लाइक करो यार, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करो, एक बार ठोक दो तालियां। अच्छा अरे बजा दो ठोक दो, दबा दो बटन घंटी वाला, वो थोड़ा थोड़ा बटन दिख रहा है ना आपको, दबा दो उसको, साथ साथ नोट कर लेना। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो चलो चलने दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। अगला पढ़ते हैं राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, सॉरी, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा, जन मन गण, जन मन गण, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा, जन मन गण, राष्ट्रीय गान कौन सा, जन मन गण, जो कि भारत सरकार के द्वारा 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट कर लिया गया। राष्ट्रीय गान का कब दर्जा दिया गया, दर्जा दिया गया 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय गान का दर्जा दिया गया था। किसको, जन मन गण। जन मन गण को लिखने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। अपने कौन से भाई साहब, रविंद्रनाथ टैगोर भाई साहब थे। कौन सी बुक में लिखा था, उनकी बुक का नाम था गीतांजलि। कौन सी बुक में लिखा था, गीतांजलि बुक में सबसे पहले जन मन गण किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर थे। रचिता, अगर मैं रचिता की बात करूं, राष्ट्रगान के रचिता की बात करूं, रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी बुक का नाम था, पुस्तक थी इनकी, पुस्तक का नाम था गीतांजलि। कौन सी गीतांजलि, गीतांजलि। कौन सी अंजलि, गीता और अंजलि। इनकी बुक का नाम था गीतांजलि, और इसी गीतांजलि बुक में अपने को क्या मिलता है, जन मन गण मिलता है। तो जन मन गण को लिखने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। पुस्तक किसमें लिखा था, गीतांजलि में लिखा था। कब एक्सेप्ट किया गया, 24 जनवरी 1950 को इसको दर्जा दिया गया था। इसको गाने में समय कितना लगता है, गाने में समय तो इसको 52 सेकंड का लगता है। गाने में समय तो इसको 52 सेकंड का लगता है। गाने की बात करें तो गाने में समय इसको कितना लगता है, गाने में समय तो इसको 52 सेकंड का लगता है। और इसके अंदर मुख्य रूप से 13 पंक्तियां होती है। कितनी पंक्तियां होती है, 13 पंक्तियां होती है। कितनी पंक्तियां होती है, कुल 13 पंक्तियां होती है। कुल कितनी पंक्तियां होती है, 13 पंक्तियां कुल होती है। और पहली बार जनगण मन, प्रथम बार, फर्स्ट बार जनगण गण, फर्स्ट बार जनगण मन कब गाया गया था, फर्स्ट बार जन मन गण को कब गाया गया था, फर्स्ट बार गाया गया था 1911, 27 दिसंबर 1911 का कांग्रेस अधिवेशन होता था। क्योंकि प्रत्येक दिसंबर के महीने में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे। कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उस कांग्रेस अधिवेशन जहां पे हुआ था वो स्थान था कोलकाता। तो सबसे पहले कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे, उस अध्यक्ष का नाम था बिशन नारायण धर। कौन से धर, बिशन नारायण धर थे। कौन से धर थे, बिशन नारायण धर थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, बिशन नारायण धर थे। एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं, करवा दूं, ओके सर, चलते हैं।
राष्ट्रीय गान जन मन गण होता है 24 जनवरी 1950 को दर्जा दिया गया। लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। पुस्तक गीतांजलि थी। जन गण मन उसके अंदर मिलता है। 52 सेकंड का समय लिखता है। 13 इसके अंदर पंक्तियां होती है। 27 दिसंबर 1911 को इसको कांग्रेस के अधिवेशन कौन से कोलकाता में गाया गया था। तो पहली बार भारत में कौन से सन में गाया गया? 1911 में गाया गया था। कौन से अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में गाया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण दर ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण दर ने की थी। उसकी बात करते हैं अपने किसकी? राष्ट्रीय गीत की। मुख्य रूप से इसकी बात करती है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। उसकी बात करते हैं। अच्छा, क्या चीज है? अच्छा, पहले वाले याद हो गया? सुना दो फिर। अच्छा, पूरा सुन लो फिर। आपके सुना दोगे? सुना दिया आपने। राष्ट्रगान हो गया नई हरियाणा राष्ट्रगीत। कौन सा गीत? राष्ट्रगीत। राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मल्यजसि शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अच्छा छोड़ो। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत भारत का कौन सा? वंदे मातरम था, जिसको भी दर्जा कब दिया गया? 24 जनवरी 1950 को दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा किसको दिया गया? वंदे मातरम को दिया गया। इसकी मूल भाषा तो क्या थी? इसकी मूल भाषा तो संस्कृत थी। इसकी मूल भाषा संस्कृत थी। इसकी मूल भाषा कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। राष्ट्रीय गीत के अंदर मुख्य जो पंक्तियां होती है वो 5 पंक्तियां होती है। कितनी पंक्तियां होती है? 5 पंक्तियां होती है। इसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है और उसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, इसको 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत भारत में सबसे पहली बार 1896 के कांग्रेस अधिवेशन था। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन था। आप बोलोगे सर कहां पे था? कांग्रेस अधिवेशन वहीं पे था। कहां पे? कोलकाता में। कांग्रेस अधिवेशन कहां पे था? 1896 में कोलकाता में। कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस अधिवेशन था, जिसके जो अध्यक्ष थे M.A. सियानी विशन नारायण धर थे। उसके 11 वाले इसके थे M.A. सियानी। कौन से यानी? M.A. सियानी। कौन से यानी? M.A. सियानी। इसके जो अध्यक्ष थे M.A. सियानी। कौन से यानी? M.A. सियानी। अरे नानी नहीं, कमाल है, अपने आप खुद के जोड़ते फिरते। नानी नहीं, M.A. सियानी। अच्छा, इसकी नानी? अरे इसकी नानी नहीं, M.A. सियानी। मेरी अम्मा सियानी, ऐसे ठीक है? अरे नहीं, इसका पूरा नाम ही है M.A. सियानी। चलो, राष्ट्रीय गीत भारत का वंदे मातरम मूल भाषा इसकी संस्कृत थी। 24 जनवरी 1950 को गाया गया। 1950 को दर्जा दिया गया। 5 पंक्तियों में इसको पढ़ा लिखा जाता है। 65 सेकंड का समय लगता है। सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? M.A. सियानी थे। कौन थे? M.A. सियानी। और ये लिखने वाले कौन से भाई साहब थे? लिखने वाले कौन थे? लिखने वाले, इसकी रचयिता की बात करूं, अगर मैं इनके रचयिता की बात करूं, रचयिता वंदे मातरम वैसे बंकिम चंद्र चटर्जी। लिखने वाले कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका एक उपन्यास था आनंद
आनंद मठ। कौन सा मठ? आनंद मठ। कौन सा मठ? आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था, कौन सा मठ? उपन्यास था, कौन सा मठ था? आनंद मठ में सबसे पहले राष्ट्रगान लिखा गया था, गीतांजलि बुक में लिखा गया था, लेकिन राष्ट्रगीत किसमें? आनंद मठ में लिखा गया। सन लिखा गया था 1882 के अंदर, 1882 में लिखा गया था, लेकिन गाया सबसे पहले गया था 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में, जो कि कोलकाता के अंदर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? M.A. सयानी ने की थी। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? M.A. सयानी ने थी। मूल भाषा इसकी संस्कृत थी, इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाला, ट्रांसलेट ऑफ इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाला कौन था? अरविंद घोष था। कौन सा स था? अरविंद घोष था। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला, इंग्लिश में इसको बदलने वाला अरविंद घोष था। अरविंद घोष था। कौन सा घोष था? अरविंद घोष था। इंग्लिश में लिखा था अरविंद घोष ने। राष्ट्रगीत के बारे में इतनी सारी बातें याद पड़ेंगे। वंदे मातरम मूल भाषा संस्कृत थी। 24 जनवरी 1950, 5 पंक्तियां, 65 सेकंड का समय। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में क्या चीज? अरे रिवाइज ही करवा रहा हूं, तब मैं क्यों यहाँ में डांस थोड़ी ना कर रहा। अच्छा डांस कर रहा हूँ, कमाल होगी यार। नहीं मैं डांस थोड़ी ना कर रहा हूँ, रिवाइज ही करवा रहा हूँ। बड़े मजे लेते हो यार आप भी। चलो 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में कोलकाता में किया गया, जो कि रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आनंद मठ का उपन्यास था, जिसको पढ़ने में बहुत ज्यादा क्या मिलता हो? आनंद की प्राप्ति होती हो। क्या कमी रहेगी? क्या दिक्कत होगी अभी? अच्छा क्या चीज है? घर से फोन आ रहा है आपके? वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, एवेसम, नाइस, बटरफ्लाई। अब तो ठीक है, और कितनी तारीफ करूं मैं अभी? वाह यार बड़े मजे लेते हो। अरे अच्छा लिख रहे हो। रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आनंद मठ में लिखा गया उपन्यास 1882 में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला अरविंद घोष था।